प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, या फिर आप प्रेमचंद युग भी बोल सकते हैं इसको, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। अब प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास है, इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होंगे? तो वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है युग प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास में जो है एक आप कह सकते हैं क्रांति की, उपन्यास को जो है पहली बार जन सामान्य से जोड़ा। तो हम यह बता सकते हैं कि पहली बार प्रेमचंद ने जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता की समस्याओं का चित्रण किया। पहली बार प्रेमचंद ने उपन्यासों के द्वारा यह काम किया कि अपने उपन्यासों में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको उठाया। उससे पहले उपन्यास जैसे आपने देखे ऐसा कुछ था नहीं। और आप कह सकते हैं कि जन जीवन का प्रामाणिक चित्रण जो इन्होंने प्रस्तुत किया, जन जीवन का प्रामाणिक चित्रण इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बता सकते हैं प्रेमचंद के बारे में कुछ और बातें। तो प्रेमचंद को जैसे आपको पता है, प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उपन्यास में जो है क्रांतिकारी आप कह सकते हैं कार्य किया। इन्होंने जो कार्य उपन्यास के क्षेत्र में एक लंबी अवधि में होना चाहिए था, वो इन्होंने बहुत कम समय के अंदर उपन्यास को स्तर पर पहुंचा दिया। जो एक आप कह सकते हैं लंबा कार्य था, एक लंबी अवधि में होने वाला कार्य था, उसको एक अत्यंत कम समय में इन्होंने जो है उस मुकाम पर पहुंचाया। अब हम बात करें इनके उपन्यास जो है उनमें विषय कैसे रहे, इनके उपन्यासों में किस प्रकार के विषय इन्होंने अपने चुने। तो हम कह सकते हैं इनके उपन्यासों के विषय में कि राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित रहे ये, और इन्होंने अपने उनमें चर्चा भी की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महात्मा गांधी से प्रभावित थे प्रेमचंद, और कृषक समस्या, तो कृषक समस्या को उठाया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शोषण जो है उसका भी चित्रण किया है, उन समस्याओं को उठाया है। विधवा विवाह की समस्या जो है मान लीजिए उसके बारे में चित्रण किया। अनमेल विवाह, और दहेज प्रथा, ये सारे जो आप कह सकते हैं इन सभी विषयों से संबंधित प्रेमचंद ने जो है वो लिखा है। अब जो इससे पहले जैसे जो भी उपन्यास थे, चाहे वो ऐतिहासिक हो, फिल्मी अयारी के हो, वो उपन्यास चाहे रोचकता में वो अच्छे हो, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से उसमें कुछ नहीं था। पहली बार जो है प्रेमचंद ने उपन्यासों की जो कथा वस्तु है उसको मानव जीवन की वास्तविकता से जोड़ा। और प्रेमचंद के जो उपन्यासों में आप कह सकते हैं आरंभिक उपन्यासों में खास करके प्रेम, इनका जो आरंभिक दौर आप कह सकते हैं वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का रहा। और अंतिम दौर में जैसे अब हैं, अंतिम दौर में प्रेमचंद अपने यथार्थवादी हो गए थे, क्योंकि जो प्रेमचंद का एक सबसे प्रमुख उपन्यास है गोदान, उसका जो आप नायक कह सकते हैं होरी, प्रेमचंद ने अंत में उस होरी को जो है मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती है होरी की। तो वहां से हम देख सकते हैं प्रेमचंद की कहानियां भी जो है, आप कफन देखें तो अंतिम दौर जो रहा प्रेमचंद का उसमें प्रेमचंद यथार्थवाद की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, परंतु जो उनका प्रमुख ज्यादा उपन्यास है वो उन्होंने आदर्शमुखी यथार्थवादी रहे अंतिम दौर को छोड़कर हम बात करें तो। और हम ये देख सकते हैं इनकी विशेषताओं में। इसके अलावा हम इनके उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने जो है मान लीजिए सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, तो इस प्रकार के उपन्यासों की जो इन्होंने रचना की।
और जैसे मैंने कहा कि जो निर्मला इनका उपन्यास है, इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का चित्रण किया गया है। तो इनमें दो समस्याएं जो है इस उपन्यास में उठाई गई है। तो हम कह सकते हैं जो निर्मला है उपन्यास, उसमें दहेज प्रथा और दूसरी हम उपन्यास कह सकते, समस्या कह सकते हैं अनमेल विवाह। गोदान की बात करें तो गोदान में वैसे तो अनेक समस्याओं का चित्रण किया गया है, परंतु इसकी प्रधान जो समस्या, प्रमुख समस्या है, वो है कृषक जीवन की समस्या, आप कह सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, गबन है वो स्त्रियों के आभूषण प्रेम के ऊपर लिखा गया। सेवा सदन जो है वो वेश्यावृत्ति की समस्या है, और प्रेमचंद ने कहा कि सेवा सदन जैसी संस्थाएं बनानी चाहिए हमें, जिसमें जो है स्त्रियों को वेश्या ना बनना पड़े। तो इस प्रकार इनके जितने भी उपन्यास है उनमें ये जो समस्या, सामाजिक समस्याएं, उनका चित्रण देखने को मिलता है। तो हम ये चार मैंने बताया आपको, चाहे तो और भी देख सकते हैं। इनमें आप दो दो लाइन में समस्या बता सकते हैं कि सेवा सदन जो है वेश्यावृत्ति की समस्या के ऊपर लिखा गया, और प्रेमचंद ने इसमें बताया है कि हमें सेवा सदन जैसी संस्थाएं, उन्होंने सेवा सदन की संस्था बनाई, और ऐसी संस्थाओं का कुछ निर्माण करना चाहिए जिसमें जो है स्त्रियां मजबूर होकर वेश्या ना बने। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम को जो है वो बताया गया है, और गोदान में अनेक समस्याओं का चित्रण है, परंतु इसकी प्रधान और प्रमुख समस्या अगर किसी को माने तो वो कृषक जीवन की समस्या है, वो है। अब ये तो हुए हमारे जो है प्रेमचंद। इसके अलावा हम अगर कुछ और लेखक इसके देखना चाहें कौन कौन है, तो इसमें हम कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद है, जैसे मान लीजिए जय शंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद है, इनके तीन ही उपन्यास है, जिसमें से एक अधूरा उपन्यास है, दो पूरे हैं। इनका एक उपन्यास है कंकाल, और एक उपन्यास है तितली। तो कंकाल 1929 में लिखा, तितली 1934 में, और इरावती को ये पूरा नहीं कर पाए। इनके कुछ बात की जाए, कंकाल के अंदर जो है इन्होंने क्या किया है, स्वतंत्रता का समर्थन किया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का आप मान सकते हैं, इन्होंने समर्थन किया है। और जो इनका तितली उपन्यास है, इसमें जो प्रेम का आदर्श रूप इन्होंने दिखाया है। तो हम इन दोनों में बात करें कि इनमें क्या है प्रमुख रूप से, तो इनमें हम बता सकते हैं कि कंकाल है उसमें क्या है, स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है, और तितली जो है उसमें क्या है, प्रेम का आदर्श रूप जो है वो इन्होंने दिखाया है। और इनके उपन्यासों की अगर एक दो विशेषताएं और देखना चाहें क्या है, तो हम इनके उपन्यासों के बारे में ये बता सकते हैं कि इनके उपन्यासों में जो है नाटकीयता अधिक है। एक तो ये बता सकते हैं, नाटकीयता अधिक है उपन्यासों में। और भाषा, अगर जयशंकर प्रसाद की आपको पता है कैसी है, तो भाषा कैसी है, भाषा जो है वो अलंकृत भाषा है। भाषा कैसी है, तो हम कह सकते हैं भाषा अलंकृत है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम इतनी बातें बता सकते हैं। दो उपन्यास है, कंकाल तितली जो पूरे हैं, इरावती अधूरा है। कंकाल इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जिसमें स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। इनके उपन्यास जो तितली है उसमें प्रेम का आदर्श रूप है, नाटकीयता अधिक है, और भाषा का अलंकृत रूप है इनके उपन्यासों में। इसके अलावा जो इनके विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, इनके बाद अगर हम और उपन्यास देखना चाहें प्रेमचंद युग में, तो हम देख सकते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, या विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का पूरा नाम लिखना चाहे पूरा लिख दिए, वरना विशंबर नाथ शर्मा में लिख रहा हूं यहाँ पर। तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, जो आप कह सकते हैं प्रेमचंद जैसे उपन्यास लिखते थे वैसे ही उपन्यास उन्होंने लिखे। और इनके जो मान लीजिए कथोपकथन, पात्रों का चरित्र है, वर्णन है, वो सारा प्रेमचंद के समान ही है, आप कह सकते हैं प्रेमचंद के अनुयायी है, प्रेमचंद की तरह ही लिखने वाले हैं। इनके दो उपन्यास है जो काफी प्रसिद्ध या इनके चर्चित उपन्यास दो है, जिनमें एक का नाम है माँ और एक का नाम है भिखारिणी। अब इन उपन्यासों की बात की जाए कि इन उपन्यासों में क्या है, तो देखते हैं।
जो माँ है, सॉरी, भिखारिणी जो मान लीजिए इनका उपन्यास है, इसमें क्या है, इसमें अंतर जातीय विवाह के ऊपर इन्होंने जो है चित्रण किया है। अंतर जातीय विवाह के बारे में है। और जो माँ है उसमें मध्य वर्गीय परिवार जो है उसकी समस्याओं का चित्रण इसमें किया गया है। मध्य वर्गीय परिवार, तो ये दो बातें हम जो है इनके बारे में बता सकते हैं एक एक दो लाइनों में, कि जो हमारे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है, इनके दो उपन्यास हैं, माँ और भिखारिणी। माँ उपन्यास में इन्होंने मध्य वर्गीय परिवार की समस्याओं का चित्रण किया है, तो भिखारिणी में अंतर जातीय विवाह के ऊपर इन्होंने लिखा है। ये बात हम इनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद इतने महान नहीं हुए उपन्यासकार, परंतु हम मान सकते हैं इन्होंने भी अच्छा लिखा। इसके अलावा हम दो या तीन उपन्यासकार है, इनका नाम इकट्ठा बताकर और इनके बारे में दो बातें बता सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं मान लीजिए। तो जैसे इनमें उपन्यासकार है बेचन शर्मा उग्र है, ऋषभ चंद्र जैन है और चतुर्सेन शास्त्री है। ये तीन उपन्यासकार जो है, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन और एक है चतुर्सेन शास्त्री। आप चाहें तो याद कीजिए, वरना कोई ज्यादा इसमें वो है नहीं। हम इसके बाद जो है आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देख सकते हैं। परंतु इनके उपन्यासों में एक या दो प्रमुख बातें अगर देखना चाहें, तो इन्होंने जो है क्या किया है, इन तीनों उपन्यासकारों के उपन्यासों में क्या देखने को मिलता है हमें, तो हम कह सकते हैं कि यथार्थ, जो यथार्थ है उसका नग्न चित्रण हम कह सकते हैं। तो यथार्थ के का नग्न चित्रण, यानी यथार्थ, कोरा यथार्थ इन्होंने दिखाया है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, उनका वैसे का वैसे चित्रण किया है। इसके अलावा जो इन्होंने है वो वेश्यालाओं, यानी जो वहां वेश्या रहती है, और जो मदिरालाओं, ये चारों, इन सब के बारे में ज्यादा लिखा है इन्होंने। तो वेश्यालाओं, या आप कह सकते हैं वेश्यालय और मदिरालय, या वेश्यालयों और मदिरालयों के बारे में ज्यादा लिखा है। ये सिर्फ इनके बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा वृंदावन लाल वर्मा, जैसे हमने चर्चा पहले जानते हैं वृंदावन लाल वर्मा के बारे में, तो हम वृंदावन लाल वर्मा बता सकते हैं। उनके बारे में हम बता सकते हैं कि जो ऐतिहासिक उपन्यासकार बात करें हम, ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए जिनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, और इसमें क्या है, ऐतिहासिक ज्ञान ज्यादा है, तत्कालीन चित्रण नहीं है। जैसे कुछ लेखक क्या है कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, परंतु उनमें जो समस्या होती है वो क्या होती है, अपने युग की समकालीन समस्या होती है, तत्कालीन समस्या होती है। परंतु इनमें क्या है, ऐतिहासिक ज्ञान है, हम ये कह सकते हैं ऐतिहासिक ज्ञान है, परंतु तत्कालीन या समकालीन समस्याओं का चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों में नहीं किया। और इन्होंने जो प्रेम कथाएं हैं वो लिखी है ऐतिहासिक आवरण में। जैसे इनकी देखें रचना इस ऐसी कोई, तो इनकी रचना है जैसे गढ़ कुंडार है, जैसे मान लीजिए। इसके अलावा विराटा की पद्मिनी है। इस प्रकार की जो कहानियां, उपन्यास है, वो इन्होंने लिखे हैं। अब जो है प्रेमचंद युग का हम जो है अंतिम उपन्यास का देखना चाहे तो हम देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत, उपन्यासकार तो और भी बहुत सारे हैं, परंतु हम प्रमुख उपन्यासकारों को देखने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। इनके उपन्यासकार देखते हैं हम कौन कौन से लिखे और उनकी क्या विशेषताएं रही उपन्यासकार के रूप में। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के उपन्यासों के बारे में दो या तीन प्रमुख बातें बता सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि इनके उपन्यास जो है उनमें भावुकता वो है, वो ज्यादा है। तो भावुकता ज्यादा है इनके उपन्यासों में। भावुकता के अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि इनके उपन्यासों में जो है वो काव्यात्मकता भी है। तो भावात्मकता है, काव्यात्मकता है, और इनके उपन्यासों में जो है नारी समस्याओं का चित्रण जो है वो किया गया है। नारी समस्याओं का चित्रण।
नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके उपन्यासों में जो है ये नाम अगर कुछ देखना चाहें हम इनके उपन्यासों के, तो इनके उपन्यासों के नाम जो है अप्सरा है, अलका है, तो हम कह सकते हैं अप्सरा है, अलका, निरुपमा। आप चाहें तो 2 या 3 से काम चला सकते हैं और याद करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हम देख लीजिए अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे, इस प्रकार के और भी उपन्यास है, परंतु आप 2 या 3 के नाम याद कर सकते हैं। तो निराला की बात करें, भावुकता है, काव्यात्मकता है, नारी समस्याओं का चित्रण है, उपन्यासों के नाम हम बता सकते हैं। तो ये हम इनके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। प्रेमचंद के बाद कैसे कैसे उपन्यास लिखे गए वो हम देखने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास या प्रेमचंदोत्तर युग, आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग या प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। अब इनको हम कुछ भागों में बांट के देख सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके बाद हम बता सकते हैं सामाजिक उपन्यास है। सामाजिक के अलावा हम बता सकते हैं आंचलिक उपन्यास है। साम्यवादी या जिसे प्रगतिवादी भी बोल देते हैं वो उपन्यास है, साम्यवादी है। ऐतिहासिक है। और आप कह सकते हैं प्रयोगशील है, या प्रयोगवादी भी कह सकते हैं, आधुनिक भी कह सकते हैं। तो प्रयोगवादी कहें या प्रयोगशील कहें, हम ये जो है इनके उपन्यास यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर। अब इन उपन्यासों को देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से उपन्यासकार हुए और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही इन उपन्यासों में। चलिए जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, इसमें हम जो है 3 जो हमारे लेखक है उनके नाम हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो 3 लेखक वो कौन कौन से हैं? तो जनेन्द्र है, जनेन्द्र, जनेन्द्र के बाद हम कह सकते हैं इलाचंद्र जोशी है, और अज्ञे है। ये तीनों उपन्यास जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार को कहा जाता है। ये जो है मनोविश्लेषणवाद है वो फ्रायड और एडलर और जुंग, ये युंग जिसको बोलते हैं, उन तीनों से प्रभावित है। मान लीजिए उनके सिद्धांत जो है, तो हम कह सकते हैं कि जनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, ये जो है इनका कथा का जो क्षेत्र है वो क्या है, फ्राइड, एडलर और युंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है उनसे प्रभावित है। और इन तीनों ने किसी न किसी रूप में फ्राइड, एडलर, उंग जो जुंग है उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए पात्रों का चरित्र चित्रण किया और उनके सिद्धांतों का प्रयोग पात्रों की क्या पात्रों के ऊपर किया है। तो जनेन्द्र के कुछ उपन्यास हम देखना चाहें तो जैसे जनेन्द्र के उपन्यास है परख है, सुनीता है। आप चाहें तो और भी याद कर सकते हैं परंतु आप 2 या 3 से काम चला सकते हैं। मैं बता देता हूं, तो परख, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, इस प्रकार और भी काफी उपन्यास इन्होंने लिखे, परंतु जैसे मैंने बताया आप 2 या 3 से काम चला सकते हैं। जनेन्द्र के उपन्यासों की अगर विशेषता देखें हम, तो जनेन्द्र के जो उपन्यास है उसमें जो आत्म पीड़न,
कुंठाग्रस्त कुंठाग्रस्त गुंथियों का चित्रण किया गया है, आप कह सकते हैं। यानी जो हमारे फ्रायड, एडलर और जुंग के जो सिद्धांत है, उनके अनुसार कि जब व्यक्ति के जो चेतन, अचेतन, अदर चेतन मन है, इसी प्रकार उन्होंने जो है ईगो, सुपर ईगो और जो मान इदम, ये माने हैं। तो इन सभी जो सिद्धांत है, इनके आधार पर इन्होंने जो लिखे हैं। और जिनेंद्र के उपन्यास है, उनमें बात की जाए तो आत्म पीड़न, कुंठाग्रस्त, गुंथियों का चित्रण, ये सारी चीजें जो इनके उपन्यासों में देखने को मिलती है। इलाचंद्र जोशी की बात की जाए अगर, तो इलाचंद्र जोशी जो है, उनके अगर उपन्यास हमें देखने में कुछ, तो उनके उपन्यासों में जैसे इनका उपन्यास है पर्दे की रानी है, प्रेत और छाया। इसके अलावा जैसे हम दो या तीन पता करने हैं हमें, तो और भी आप नाम चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको। सन्यासी है जैसे उनका उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का, प्रेत और छाया है जैसे पर्दे की रानी है, जिप्सी है, जहाज का पंछी है। तो इस प्रकार इन्होंने और भी काफी उपन्यास लिखे। परंतु जैसे मैंने कहा, इनकी विशेषताएं हम देखना चाहें तो इनमें क्या है, प्रेम और रोमांच का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। तो हम कह सकते हैं प्रेम और रोमांच, इन दोनों चीजों को क्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, विवेचन किया गया है। प्रेम और रोमांच का मनोविश्लेषणात्मक विवेचन इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। और जोशी के उपन्यासों में जैसे मन की कुंठाएं, ग्रंथियां, ये भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें तो हमें जो है मनोविश्लेषणवाद उपन्यासकारों में मिलेगी। इसके बाद आगे है, आगे की बात करें तो इनका उपन्यास जो है, इनके उपन्यासों की बात अगर हम करें, कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे, तो इनके उपन्यासों में है, इनके उपन्यासों में नदी के द्वीप है, शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी है। और इनका जो शेखर एक जीवनी है वो काफी अच्छा, इनके उपन्यास काफी अच्छे माने जाते हैं। शेखर एक जीवनी, और जैसे मैंने बताया आपको, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। और शेखर एक जीवनी है वो इनका एक नया प्रयोग है उपन्यास के क्षेत्र में। इसमें क्या है, इसमें इसमें कथा वस्तु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कथा और घटनाएं, इसमें तारतम्य नहीं है। यानी कथा कहीं चल रही है, घटनाएं कहीं चल रही है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि नवीन, आप कह सकते हैं प्रयोग है ये, उपन्यास के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किया गया शेखर एक जीवनी के द्वारा। तो हम ये कुछ बातें बताकर इसमें जो है कह सकते हैं। और शेखर एक जीवनी है, इसमें जो है आप कह सकते हैं जो अतीत की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। तो ये दो बातें हम इसके बारे में बता सकते हैं कि कथा वस्तु की दृष्टि से इसमें नया प्रयोग किया गया है, कथा और घटनाओं में तारतम्य नहीं है। और अ, इसमें जो शेखर एक जीवनी है, इसमें अतीत की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। ये हम बता सकते हैं मनोविश्लेषणवाद के बारे में, कौन कौन से उपन्यास हुए। इसके बाद हम देखेंगे जो आंचलिक उपन्यास कौन कौन से है। आंचलिक उपन्यासों की बात करते हैं हम। आंचलिक उपन्यासों में देखिए, जैसे कि आंचलिक उपन्यासों में होता क्या है ये भी देख लेते हैं, और आंचलिक उपन्यास है कौन सी ये भी देख लेते हैं। आंचलिक उपन्यासों में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई जगह है जहाँ मान लीजिए अलग अलग संस्कृति है, अलग की भाषा है, रीति रिवाज है, तो उस क्षेत्र की संस्कृति का चित्रण करना क्या है, वहां का वो मेला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। और आंचलिक उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो है मेलांचल। और हम मैं उपन्यासकार देखें तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके अलावा और भी उपन्यासकार है, शैलेश मटियानी है, देवेंद्र सत्यार्थी है, ये भी आप जो है आंचलिक उपन्यास है, उपन्यासकार है। परंतु हम यहाँ बताएंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लिखा मैला आंचल, वो आंचलिक उपन्यासों में सबसे जो है प्रसिद्ध और सबसे अच्छा आंचलिक उपन्यास माना जाता है।
अब जो है आंचलिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तो मैला आंचल हम बता सकते हैं यहाँ पर कि मैला आंचल जो है वो अच्छा उपन्यास है। इसके अलावा जो शिव पूजन सहाय है, उनका भी एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसका नाम है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया नाम का उपन्यास लिखा शिव पूजन सहाय ने, जो क्या है, एक शिव पूजन सहाय ने लिखा है देहाती दुनिया, जो एक आंचलिक उपन्यास है। इसके अलावा हम नागार्जुन का नाम ले सकते हैं, और भी कवि है उनका नाम ले सकते हैं, परंतु हम जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु है, उनका आंचलिक उपन्यास याद रखेंगे कौन सा है, तो वो मैला आंचल है। इसके अलावा और भी है इनके, एक दो देखना चाहें तो, और नागार्जुन जो है उनके याद रखेंगे, जैसे एक दो उपन्यास है वो इनके याद कर सकते हैं। तो नागार्जुन के उपन्यास अगर हमें देखने हो तो बाबा बेटेश्वर नाथ नाम से उपन्यास है नागार्जुन का। नागार्जुन का है बाबा बटेश्वर नाथ, ये नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है। तो इस प्रकार हम जो है इन आंचलिक उपन्यासों के बारे में बता सकते हैं। और हम ये बता सकते हैं इसमें कोई पात्र विशेष है वो नायक नहीं होता, बल्कि पूरी संस्कृति ही जो है नायक की भूमिका में रहती है यहाँ पर। और ये किसी क्षेत्र विशेष का जो आधार बनाकर जब लिखा जाता है और उसी की संस्कृति, रीति रिवाज और उसी के चित्रण पे जोर दिया जाए, वो आंचलिक उपन्यास है, जैसे कि मैलांचल है और आपको नाम बताए गए वो सारे हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं साम्यवादी उपन्यास। साम्यवादी के उपन्यासों की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए हिंदी में, जैसे हमने आपने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स का, तो जो कार्ल मार्क्स है उनकी जो विचारधारा है मार्क्सवाद, उसी विचारधारा को जो है हिंदी में कहते हैं वैसे प्रगतिवाद, और उसी को जो आप कह सकते हैं साम्यवाद नाम से भी जाना जाता है, राजनीति में आप कह सकते हैं। तो उसी को साम्यवादी उपन्यास क्या है, इनका जो मूल आधार है कथा का आप कह सकते हैं, मूल जो इनकी विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा है। और इन उपन्यासों में अगर बात की जाए उपन्यासकारों में, तो इन उपन्यासकारों में जो है कुछ उपन्यासकार शामिल हैं, जैसे कि यशपाल है। यशपाल के अलावा हम ये कह सकते हैं जैसे कि अ, राहुल सांकृत्यान है, या हम कह सकते हैं जैसे रांगे राघव है, तो हम इनके नाम ले सकते हैं। राहुल सांकृत्यान कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं रांगे राघव ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जो क्या है साम्यवादी उपन्यास है। इसके अलावा हम चाहें तो भैरव प्रसाद गुप्त भी है, रामेश्वर शुक्ल अंचल भी जो है मार्क्सवादी या साम्यवादी उपन्यासकार है। अब हम इनकी देखते हैं कुछ विशेषताएं और क्या प्रमुखता रही इनकी। तो यशपाल के कुछ उपन्यास अगर देखना चाहें तो इनके उपन्यास है देशद्रोही, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड और झूठा सच। झूठा सच, तो इस प्रकार के उन्होंने उपन्यास लिखे। और हम ये बता सकते हैं कि ये जो उपन्यास सारे हैं इनमें मार्क्सवादी विचारधारा का जो है पालन किया गया है, मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। झूठा सच जो इनका उपन्यास है वो काफी प्रसिद्ध और प्रचलित उपन्यास है इनका, और इनमें जो है विभाजन जो हुआ भारत का, उस समय की त्रासदी जो है उसका विवेचन किया गया है। तो हम कह सकते हैं विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित है, विभाजन की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है, या तो विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित कह सकते हैं, उसका चित्रण किया गया है। और उसमें उस समय की, जिसमें भारतीय विभाजन हुआ उस समय उसकी तात्कालिक जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी उस सभी का चित्रण इसमें है, आज अच्छी प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो हम सिर्फ अलग अलग उपन्यासकारों के नाम बताकर और यशपाल के उपन्यासों का थोड़ा विवेचन बताकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो है हमारे मार्क्सवादी या साम्यवादी उपन्यासकार हुए और इन्होंने ये उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार देख लेते हैं कौन कौन हुए और क्या क्या लिखा, कैसी विशेषताएं हैं इनकी। अब अगर हम ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक में हमारे जो एक तो वृंदावन लाल वर्मा है,
निराला है, निराला ने भी कुछ लिखे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हम इनका नाम ले सकते हैं। अब इनको एक एक करके या इनकी विशेषताएं कुछ देखने की कोशिश करते हैं। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक उपन्यास किसी ने लिखे तो वो है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने सबसे ज्यादा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इनकी, तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे इनका एक उपन्यास है। इसके अलावा रानी जो गाटा की पद्मिनी इनका एक उपन्यास है। और तो इन्होंने जो है एक आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे वृंदावन लाल वर्मा ने लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे, तो इनके जो उपन्यास है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो इन्होंने उपन्यास लिखा इस नाम से, और जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अलावा चारू चंद्रलेख नाम से भी इन्होंने उपन्यास लिखा, जो इस समय जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और किसी लेखक का नाम लेना चाहें कौन है, तो हमारे जो राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने उपन्यास लिखा। उनके दो उपन्यास जो है ऐतिहासिक रूप से है जय योद्धे, और एक उपन्यास का नाम है सिंह सेनापति। ये दोनों जो उपन्यास है, ये भी जो भारत में पुराने गणतंत्र थे, पुराने गणतंत्रों को आधार बनाकर उनके ऊपर कथा जो है वो कल्पना का सहारा लेकर बनाई गई है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनको भी हम मान सकते हैं। तो हम ऐतिहासिक में वृंदावन लाल वर्मा के कुछ उपन्यास बता सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ले सकते हैं, और राहुल सांकृत्यायन के बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने जय योद्धे और सिंह सेनापति नाम के उपन्यास लिखे, जो कि भारत के पुराने गणतंत्रों को आधार बनाकर और उनके ऊपर कथा जो है वो कल्पित पात्रों का आश्रय लेकर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। और ये अच्छा प्रयास आप कह सकते हैं इन्होंने किया। इसके अलावा यशपाल का एक उपन्यास दिव्या है, उसका भी नाम हम चाहें तो ले सकते हैं, वरना हम इतने से यहाँ पे काम चला सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम प्रयोगवादी या प्रयोगवाद उपन्यासी, जो प्रयोगशील भी कह सकते हैं। तो प्रयोगवाद या प्रयोगशील कह सकते हैं। प्रयोगशील उपन्यास कौन कौन से हुए, यानी इन्होंने कुछ जो है अलग नया प्रयोग करना चाहा, अलग हटके। ऐसे उपन्यास कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। वो कौन कौन से उपन्यास है, तो उसमें जैसे हमारे एक तो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका उपन्यास है जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। अब ये उपन्यास जो है, इसमें क्या है, अलग अलग कहानियां हैं लेकिन उनको एक साथ लाया गया है। यानी एक अलग प्रकार का प्रयोग किया गया धर्मवीर भारती द्वारा। इसमें अलग अलग कहानियों को एक साथ में मान लीजिए पिरोया गया है। तो इस प्रकार का ये जो है, इस प्रकार ये प्रयोगशील एक अलग प्रयोग है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारे एक उपन्यास है जिसका नाम है एक इंच मुस्कान, जो कि दो लोगों ने लिखा। इस प्रकार के प्रयोग किए गए दो लोगों ने, जैसे एक तो है राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी। इन दो लोगों ने मिलकर एक उपन्यास लिखा, जिस उपन्यास का नाम है एक इंच मुस्कान। तो हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों ने एक उपन्यास लिखा, ये नए प्रयोग है। तो प्रयोगशील में आप चाहें तो निर्मल वर्मा का नाम ले सकते हैं, एक दो लेखक और भी है जिनका नाम आप ले सकते हैं, परंतु आप दो या तीन लेखकों के बारे में बता सकते हैं। तो आप पहले बता सकते हैं जैसे कि ये प्रयोग है कि धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा लिखा, जिसमें अलग अलग कहानियों को एक साथ जो है बांधा गया है। ये नया प्रयोग है। इसी प्रकार गिरधर गोपाल है, उन्होंने लिखा है एक, उसमें भी एक नया प्रयोग किया गया। इस प्रकार आप जो है ये बता सकते हैं कि एक इंच मुस्कान भी एक नया प्रयोग है, क्योंकि राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी दो लोगों ने मिलकर एक उपन्यास लिखा है। इसके बाद सिर्फ दो बातें तीन बातें और हम देखेंगे, फिर हमारा उपन्यास पूरा हो जाएगा। इसके बाद कुछ उपन्यास इनके बाद लिखे गए जिनमें क्या है आधुनिक बोध है, मान लीजिए आधुनिक उपन्यास हम जिनको सबसे ज्यादा मानते हैं।
आधुनिक युग बोध यानी आधुनिक रूप से जो युग बोध है उसके उपन्यास। तो आधुनिक युग बोध के उपन्यास हम कह सकते हैं जिनको। इसमें क्या है, इन उपन्यासों में कुछ विशेषताएं जो है वो इस प्रकार की है, जैसे कि इन उपन्यासों में क्या है, औद्योगिकरण, शहरीकरण, बौद्धिकता, इन सब से ये प्रभावित पश्चिमी विचारधारा भी हम जिसमें शामिल कर सकते हैं, पश्चिमी विचारधारा, इन सब से प्रभावित उपन्यास जो है वो बोलते हैं आधुनिक बोध के उपन्यास। इनमें हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, मैं जल्दी से आपको 2 मिनट में बता देता हूँ सिर्फ। जैसे कि इनमें क्या है, मोहन राकेश, कुछ नाम हम देख सकते हैं, मोहन राकेश, इसके अलावा जैसे राजेंद्र यादव भी, मन्नू भंडारी भी है, नरेश मेहता है, नरेश मेहता, भीष्म साहनी, ऐसे उपन्यास है। तो इन उपन्यासकारों में हम बता देंगे कि ये उपन्यासकार हुए, इन्होंने जो है आधुनिक युग बोध के उपन्यास लिखे और इनमें जो है शहरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमी विचारधारा, इन सब ने मिलकर जो परिवेश तैयार किया, उनके अनुसार अपने उपन्यासों की जो कथा वस्तु है उसके अनुसार बनाई है। जैसे एक उपन्यास की आप चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक उपन्यास है मरी हुई मछली, ये उपन्यास है राजकमल चौधरी का। और इस उपन्यास में क्या खास बात है कि इस उपन्यास में जो आधुनिक बोध, जैसे मैंने बताया, तो इसमें क्या है, समलैंगिक यौन सुख जो है उसका उसके ऊपर चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार के नए प्रयोग आप कह सकते हैं, और आधुनिक बोध जैसे जो मान लीजिए चीजें हैं उसमें इसमें दिखाई गई है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं इसके बाद कि आज भी जो उपन्यास है उसकी ये गति निरंतर गतिशील है, और आज भी उपन्यास में नए नए जो प्रयोग है चल रहे हैं।